आज बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट 10 नंबर को देखेंगे। मत निषेध सिपाही, चलन दस्ता सिपाही का सेट नंबर 10 देखेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है, इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि भारतीय संविधान में शामिल प्रावधान एवं स्रोत का कौन सा युग्म सही है। तो कौन सा युग्म सही है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 जो है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ये बात सही है। राष्ट्रपति आपातकाल की शक्ति जर्मनी से लिया गया है, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है 1 और 2 दोनों सही है। तो हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे कि भारतीय संविधान जो है कई सारे देशों के संविधान से कुछ कुछ लिया गया है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि आपातकालीन जो शक्ति है, आपातकालीन शक्ति आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधित शक्तियाँ जर्मनी से मिला गया है। ठीक है, अब है समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक का प्रावधान जिसका अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वो 108 अनुच्छेद के तहत है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। सतर्कता केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था कनाडा से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तो आयरलैंड से लिया गया है। कॉमन सी बातें आपको जानकारी होगी। चलिए आगे, केंद्रीय सतर्कता आयोग निम्न में से किसके द्वारा स्थापित किया जाता है? केंद्रीय सतर्कता आयोग, तो केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है वो भारत सरकार के द्वारा, किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र सरकार, भारत सरकार में भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक प्रमुख संस्था है। इस गठन संस्थानाम समिति 1962-64 की सिफारिश पर भारत सरकार द्वारा 64 में किया गया। ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग का वैधानिक दर्जा संसद के अधिनियम एक्ट 2003 द्वारा लागू किया गया। यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो भारत सरकार द्वारा। किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा। आगे, संविधान के बुनियादी ढांचे में संशोधन करने का अधिकार संसद को नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला किस वाद में दिया था? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में 13 बेंच की जज में। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में आधारभूत ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए बहुमत से यह निर्णय लिया कि संसद संविधान में कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती है जिससे कि उसका आधारभूत ढांचा कमजोर हो या समाप्त हो। 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में उच्च न्यायालय ने निर्धारण किया कि 24वां संविधान संशोधन अधिनियम वैध है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए आरक्षण के संदर्भ में कौन सा अनुच्छेद सही है? तो इसका प्रावधान अनुच्छेद 243 के डी के 3 में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए तो सही है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सही है? तो इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 के डी में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में विनिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। ऑप्शन नंबर बी गलत है, तो केवल ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, इस प्रावधान पर अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति का कोई प्रावधान नहीं होगा। ठीक है, कोई प्रावधान नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। ठीक है, तो देखेंगे बिहार में लोकसभा एवं राज्यसभा की सीटें कुल संख्या कितनी है? तो बिहार में लोकसभा की सीट 40 है, राज्यसभा की सीट 16 है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। राज्य में लोक शिकायत और भ्रष्टाचार शिकायत पर कार्यवाही करता है। तो राज्यों में लोक शिकायत और भ्रष्टाचार शिकायत की कार्यवाही कौन करता है? तो लोकायुक्त। लोकायुक्त जो है, लोकायुक्त राज्यों में लोक शिकायत और भ्रष्टाचार की शिकायतों पर मुख्य रूप से लोकायुक्त और भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो जैसी संस्थाएं कार्रवाई करती है, जो राज्य स्तर पर भ्रष्टाचार की जांच और निवारण के लिए संवैधानिक निकाय है।
सर्वप्रथम लोकायुक्त का गठन 1971 में हुआ था, 1971 में सर्वप्रथम लोकायुक्त का जो गठन था 1971 में महाराष्ट्र राज्य में हुआ था। कौन सा राज्य में हुआ था? तो सर्वप्रथम याद रखना है कि लोकायुक्त का जो गठन है महाराष्ट्र राज्य में 1971 में महाराष्ट्र राज्य में हुआ था, ठीक है। और उड़ीसा में लोकायुक्त अधिनियम 1970 में पारित हुआ। वर्ष 2018 तक 23 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में लोक संस्था बन गया था। अब आगे देखेंगे, बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RTI अधिनियम कब लागू हुआ? तो 2009 में अधिनियम आया, लेकिन पूछ रहा है कब लागू और संचालित हुआ? तो 2010, 1 अप्रैल 2010 को। तो बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम या शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTI भारत के संसद द्वारा 4 अगस्त 2009 को पारित एक अधिनियम है। 4 अगस्त 2009 को क्या हुआ था? पारित हुआ था, न कि लागू हुआ था। पारित हुआ था 4 अगस्त 2009 को, ठीक है। इस जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के क के तहत 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा के तहत महत्व को परिभाषित देता है। 1 अप्रैल 2010 को इस अधिनियम के लागू होने के साथ ही भारत के उन 135 देश में शामिल हो गया है जिनमें शिक्षा को प्रत्येक बच्चे को मौलिक अधिकार से घोषित किया गया है। 135 देश में भारत शामिल हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलेंगे। भारत में संघीय व्यवस्था किस देश से लिया गया है? तो भारत में संघीय व्यवस्था जो है वो कनाडा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 से मौलिक कर्तव्य को 51 के क यानी 51 के ए में 51 की क में जोड़ा गया है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना दोनों रूस से लिया गया है, ठीक है। और मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या शून्य थी, यानी मौलिक कर्तव्य नहीं था। मूल संविधान जो है उसमें मौलिक कर्तव्य नहीं था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, उसमें अनुच्छेद 51 के क के तहत भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़ा गया और 10 ठो जोड़ा गया, केवल 10 गो। बाद में 86वां संविधान संशोधन 2002 हुआ, जिसके तहत माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चे हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है और मौलिक अधिकार की संख्या 6 है। मौलिक अधिकार भाग 3 में और मौलिक कर्तव्य भाग 4 के क में, यानी अनुच्छेद 51 के क में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो विधि आयोग के अध्यक्ष जो थे श्री MC सीतलवाड़ थे। कौन थे? श्री MC सीतलवाड़ थे। तो ध्यान देंगे, भारत सरकार ने स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग वर्ष 1955 में तत्कालीन अटॉर्नी जनरल MC सीतलवाड़ की अध्यक्षता में गठित किया था। तो पूछेगा भारत के यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो MC सीतलवाड़। कौन? MC सीतलवाड़। चलिए अगला नंबर प्रश्न, यदि भारत में एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन आवश्यक होगा? तो हम लोग देखेंगे किस में होगा, तो अनुच्छेद 83 में भी और अनुच्छेद 172 में भी, यानी ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएगा। तो अब हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे प्रश्न को, प्रश्न बोल क्या रहा है और इस अनुच्छेद में है क्या। तो यदि भारत में एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है, यानी एक समय में पूरा राज्य देश का चुनाव हो जाता है, तो किस संशोधन में किस अनुच्छेद में संशोधन करना होगा? तो सबसे पहले समझेंगे कि एक राज्य एक चुनाव के तात्पर्य 5 साल में एक बार होने वाले चुनाव में लोकसभा, राज्य विधानसभा, पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों में के एक साथ चुनाव करने से है। राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को लोकसभा के कार्यकाल के साथ जोड़ने के लिए राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को घटाया जा सकता है
और उसके अनुसार वृद्धि भी किया जा सकता है। इसके अनुसार अनुच्छेद 83, 172, 327 तीनों में हमको अनुच्छेद में संशोधन करना होगा। 83 में भी, 172 में भी और 327 में भी। ठीक है, अब 83 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 83 जो है वो अनुच्छेद 83 जो है 81 में बोलता है लोकसभा, लेकिन 83 में क्या बोलता है कि इस अनुच्छेद में संशोधन करने यह प्रावधान किया गया है कि लोकसभा समय सीमा से पहले भंग होती है, तो अगली लोकसभा केवल शेष अवधि के लिए ही कार्य करेगी जब तक चुनाव एक साथ हो जाए। ठीक है, अनुच्छेद 172 क्या बोलता है कि राज्य विधानसभा लोकसभा के लिए प्रस्तावित संशोधन के समान ही राज्य विधानसभा अवधि को एक साथ चुनाव कराने के लिए समायोजित करते हेतु इस अनुच्छेद में संशोधन किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। ठीक है, सरकारिया आयोग, श्री रंगराजन समिति, पारेख समिति और नरसिम्हा समिति। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि नरसिम्हा समिति का संबंध किससे है, तो नरसिम्हा समिति जो है वो नरसिम्हा समिति का संबंध बैंकिंग से है। बैंकिंग क्षेत्र सुधार से नरसिम्हा समिति का संबंध है। तो पहला के ऑप्शन नंबर 4 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, कट गया। और एक याद है, सरकारिया आयोग 1983 में गठन हुआ था। तो सरकारिया आयोग जो है नाम है सरकार, सरकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संबंध, सरकारिया आयोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संबंध। तो अंत में 4 और शुरू में 3, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो मिलाते हैं सरकारिया आयोग केंद्र राज्य संबंध के बारे में, नरसिम्हा समिति, नरसिम्हा समिति बैंकिंग के बारे में। ठीक है, श्री रंगराजन समिति, तो रंगराजन गरीबी माप की कार्य प्रणाली की समीक्षा। ठीक है, पारेख समिति, जो पारेख समिति है वो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग से है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे, बौद्ध धर्म का ग्रंथ मजझिम निकाय किस भाषा के है, तो बौद्ध धर्म 2 अक्षर के और पाली भी 2 अक्षर के, याद रखना है, बौद्ध पाली 2 अक्षर का। ठीक है, आगे, मौर्य काल में रज्जुक ग्रह का कार्य क्या था, तो रज्जुक ग्रह का काम था तो भूमि का मापन करना, केवल भूमि का मापन करना था। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलेंगे। हर्षवर्धन पुत्र था किसका, तो हर्षवर्धन जो था, हर्षवर्धन जिसके शासनकाल में हैंसेन चीनी यात्री आया था वो किसका पुत्र था, तो प्रभाकर वर्धन का पुत्र था। किसका पुत्र था, प्रभाकर वर्धन का। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल के अहिच्छिन्न। ठीक है, आगे, संत तुकाराम किस शासक के समकालीन थे, तो संत जो तुकाराम थे, संत तुकाराम जो शिवाजी के समकालीन थे। किसके समकालीन थे, शिवाजी के समकालीन थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को चलते हैं। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया, तो हुमायूं ने जो चुनार दुर्ग है उस पर प्रथम बार आक्रमण कब किया, तो 1531 में। 1531 में हुमायूं ने प्रथम बार चुनार दुर्ग पर आक्रमण किया। अब देखिए, मध्यकालीन भारत में खराज खराज किससे संबंधित है, मध्यकालीन भारत में खराज किससे संबंधित है, तो खराज जो है वो भू राजस्व कर है। खराज क्या है, भू राजस्व कर। खराज क्या है, तो खराज एक प्रकार का भू राजस्व कर है। खराज क्या है, भू राजस्व कर है। अब देखिए, एतमाद-उद-दौला का मकबरा किससे संबंधित है, तो एक बात हम लोग ध्यान देंगे कि एतमाद-उद-दौला का मकबरा जो है वो नूरजहां के पिता का है। किसके है, नूरजहां के पिता का है। एतमाद-उद-दौला का जो है मकबरा जो है वो नूरजहां के पिता का है। ठीक है, और नूरजहां ने अपने पिता की मृत्यु होने पर आगरा में ही एतमाद-उद-दौला का मकबरा का निर्माण करवाया था। कौन, नूरजहां। लेकिन ऑप्शन में तो नूरजहां है नहीं, तो नूरजहां के पिता का नाम मिर्जा गयास बेग और माता का नाम असमत बेगम था। ठीक है, लेकिन नूरजहां के पिता का जो एतमाद-उद-दौला मकबरा है उसको जहांगीर ने बनवाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा सही है, सही को बताना है। सुमेलित सही है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली पराजित हुआ था,
तो प्रथम आंग्ल मैसूर में हैदर अली पराजित हुआ था, ये गलत है। ठीक है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया था, यह मंगलौर की संधि से समाप्त हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान ने युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेज को नहीं दिया। ऑप्शन नंबर 4। चतुर्थ आंग्ल मैसूर टीपू पराजित हुआ और युद्ध के मध्य दिवंगत हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। 1857 के दक्का के तत्कालीन कर क्या था? ऊंची भू राजस्व दर, जबरदस्ती किए गए धार्मिक सुधार का विरोध, अकाल का छाया, महाजनों के ऊंची ऊंची ब्याज का कर। तो क्या चीज था? तत्कालीन कारण जो है वो आपको पूछेगा तो महाजन के द्वारा ऊंचा ब्याज का दर। ऑप्शन नंबर डी। एनफील्ड नामक राइफल भी है जो ब्राउन बॉस के जगह पर बदल करके हटा दिया गया था। तो यह ध्यान देंगे 1857 के दक्कन दंगे के 1857 नहीं है, 1875 के दक्कन के दंगे के तत्कालीन कारण। एक बार ध्यान देंगे 1857 के दक्कन के दंगे तत्कालीन क्या थी? तो महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दरें थी। ठीक है। 1857 के दक्कन दंगों के तत्कालीन कारण महाजनों द्वारा किसान से वसूली जाने वाली अत्यधिक ऊंचे ब्याज दरें और शोषण था, जिनसे उन्हें कर्ज का बोझ तले दबा दिया था। शोषण विशेष रूप से महाजन कालूराम द्वारा बाबा साहिब देशमुख की जमीन की नीलामी का आदेश इस विद्रोह का तत्कालीन चिंगारी बना। और बहुत सारे कारण हैं। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत व्यापार करने का चार्टर कौन दिया था? एलिजाबेथ प्रथम 15 वर्ष के लिए दिया था। तो जॉर्ज प्रथम आकर के उसको कर दिया था क्या? अनिश्चित काल के लिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब लिया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से उसको जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को अप्रैल 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया गया था। तो इसके संबंधित कुछ कहानी हम लोग सुनेंगे। अब लोग देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 में शुरू हुआ और 1934 के अप्रैल में पूरी तरह समाप्त हुआ, जब महात्मा गांधी ने इसे अनौपचारिक रूप से वापस ले लिया। इस आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च के साथ हुआ था, लेकिन सरकार दमन और गांधी इरविन समझौते के बाद यह कई चरणों में चला और अंततः 34 में समाप्त हो गया। तो अप्रैल माह के 34 महीने में। ठीक है, 1934 में। ठीक है, आगे देखिए। निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शुरू ग्रीष्मोत्सव 2025 उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ किया गया है? तो लद्दाख में। कहाँ किया गया है? लद्दाख में। ध्यान देना है कि निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू ग्रीष्म उत्सव 2025 का उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ किया गया है? लद्दाख में। कहाँ किया गया है? लद्दाख में। ग्रीष्म उत्सव महोत्सव 2025 कहाँ किया गया है? लद्दाख में। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को चलते हैं। कौन सी राज्य सरकार ने 1 से 30 सितंबर तक राज्यव्यापी सड़क सुरक्षा अधिनियम नो हेलमेट नो फ्यूल शुरू किया, जिसके तहत हेलमेट न पहनने वाले 2 पहियों वाहन चालक को पेट्रोल पंप ईंधन नहीं दिया जाएगा? उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ। चलिए आगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो है सबसे पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में इसका जो है इसका निर्धारण भारतीय खाद्य निगम द्वारा किया जा सकता है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी गलत है। इसका जो निर्धारण है इसका निर्धारण कृषि लागत एवं मूल्य आयोग न्यूनतम समर्थन मूल्य का समर्थन करते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। विचार कीजिए, उपयुक्त का कौन सा वित्तीय समावेशन प्रक्रिया भाग है? तो इनमें से सभी भुगतान बैंकों का खोला जाना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, मुद्रा ऋण योजना और अटल पेंशन योजना सब क्या है? वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 29 को चलेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कौन सा आर्थिक मॉडल अपनाया गया? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में स्वतंत्रता के बाद अपनाया गया। क्वेश्चन नंबर 30 में देखेंगे। बाजार में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा
क्या किया जाना चाहिए? तो रेपो रेट को बढ़ा देना चाहिए, कमी नहीं होना चाहिए, और बैंक दरों को बढ़ा देना चाहिए, जिसमें मुद्रास्फीति में बाजार में चल रहे मुद्रास्फीति पर नियंत्रण होने में काफी सहायता होती है। क्या होता है? तो रेपो रेट बढ़ा देना और बैंक दर में वृद्धि करना। एक बात यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि बैंक दर से हमेशा रेपो रेट 0.25% कम रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3, तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 तो ए और सी दोनों में है। ऑप्शन नंबर 1 और सी जो है वो दोनों में है, तो 1 या 3 दोनों में से कोई मार लेंगे अपना। ठीक है, 1 और 3। आगे देखिए, मुद्रा का तात्पर्य क्या है? मूल्य का मापन, कर्मचारी को मिलने वाला वेतन नहीं, लाभांश नहीं, किसी राज्य में प्रतिवर्ष कुल आय नहीं। मूल्य का मापन, किसी भी वस्तु के मूल्य का मापन हम किसे करते हैं? मुद्रा से करते हैं, तो मूल्य का मापन। क्वेश्चन नंबर 32, वाई आई एम ए हिंदू एंड और एन एरा ऑफ डार्कनेस नामक पुस्तक कौन लिखा है? तो ये पुस्तक जो लिखे हैं शशि थरूर लिखे हैं। कौन लिखे हैं? शशि थरूर लिखे हैं, शशि थरूर। क्वेश्चन नंबर 33 को चलेंगे। ठीक है, आगे, इंडिया ग्रेट स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन ग्रेट स्टोरेज तो कहाँ है? तो ये है हापुड़ में। कहाँ है? हापुड़, हापुड़। तो पहला का ऑप्शन बी, तो पहला का ऑप्शन जो है वो बी से संदर्भित कौन सा है? तो बी से संदर्भित यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक ही तो है, तो ऑप्शन नंबर कौन है? ए, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, इंडियन ग्रेट स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट हापुड़ में है। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान तो कहाँ में है? तो कहाँ है? नोएडा में है, उद्यमिता। गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो इलाहाबाद में है। और ही चंद्र कहाँ है? इलाहाबाद में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। 34 नंबर देखेंगे, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो कृषि लागत मूल्य आयोग, हम ऊपर भी देखे थे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 35 को देखेंगे। मैथ हम लोग यहाँ देखेंगे नहीं, मैथ का अलग से हम वीडियो बनाकर पूरा एक ही मैथ में डाल देंगे। आगे देखते हैं, राजनीतिक मामलों में कैबिनेट समिति ने आगामी जनगणना के जाति जनगणना में शामिल करने का निर्णय लिया है। जनगणना किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? किया जाती है? तो राष्ट्रीय चुनाव आयोग का काम तो है नहीं, नीति आयोग का काम है नहीं, सर्वेक्षण विभाग का भी काम है नहीं, भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त यही करते हैं। ठीक है, जनगणना आयुक्त। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त रममान उत्सव जो अनुष्ठान रंगमंच के लौक उत्सव एक जीवंत मिश्रण है, भारतीय मनाया जाता है। रममान, तो रममान कहाँ मनाया जाता है? तो रममान जो महोत्सव है, रममान महोत्सव उत्तराखंड में मनाते हैं। कहाँ मनाते हैं? उत्तराखंड में हम लोग मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे 45 की तरफ, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने स्थित कहाँ स्थित में? गुंडाराम रिज फॉरेस्ट में एक व्यापक पुरालेख सर्वेक्षण के दौरान सातवाहन काल के संबंधित 11 शिलालेख दस्तावेज देखा है। तो पेडापल्ली तेलंगाना में। कहाँ देखा है? पेडापल्ली तेलंगाना में देखा है। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलेंगे, लेराई देवी मंदिर में भगदड़ मच गई। क्या हो गया? भगदड़ मच गया। तो लेराई देवी मंदिर में भगदड़ मच जाने के कारण 6 लोगों की मौत हो गई और अन्य लोग घायल हो गए। यह मंदिर किस राज्य में है? तो गोवा में है। कहाँ है? गोवा में है। कहाँ है? गोवा में। आगे, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि चीन अब बगराम एयरफील्ड पर कब्जा कर चुका है। बगराम एयरफील्ड किस देश के संबंधित है? तो अफगानिस्तान। कहाँ संबंधित है? अफगानिस्तान पर संबंधित है। अगला क्वेश्चन, किस देश के यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को बढ़ाने के उद्देश्य से चिप आधारित ई पासपोर्ट पेश किया गया है? तो चिप आधारित ई पासपोर्ट जो है वो भारत द्वारा पेश किया गया है, चिप आधारित ई पासपोर्ट।
आगे देखिए, तो किस राज्य ने ताड़ के पेड़ से नीरा रस के निष्कासन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री नीरा सर्वधर्म योजना संवर्धन योजना शुरू किया है? तो ताड़ी बिहार में, बिहार का फेमस रस है, ताड़ रस है बिहार में, ठीक है। आगे, कौन सा न्यायवादी संघ द्वारा मॉडल ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय वकील बन गए? तो कौन बन गए? भुवन रिसु। कौन बन गए? भुवन रिसु। भुवन रिसु जो है वो भुवन रिसु मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय वकील बन गए, ठीक है। विश्व न्यायवादी संघ द्वारा मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाले प्रथम वकील बन गए। कौन बन गए? भुवन रिसु। कौन बन गए? भुवन रिसु बन गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे 51 देखेंगे। जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है, जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल 322 से भी अधिक होती है तो क्या बोलते हैं उसको? पराध्वनिक। क्या बोलते हैं? पराध्वनिक बोलते हैं उसको, पराध्वनिक। क्वेश्चन नंबर आगे चलेंगे 52 की तरफ। निम्न में से कृत्रिम वर्षा के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग करते हैं वोट में देने के लिए हाथ पर स्याही। लेकिन जब पूछ रहा कृत्रिम वर्षा तो सिल्वर आयोडाइड, SI, सिल्वर आयोडाइड AgI का उपयोग करते हैं सिल्वर आयोडाइड का। आगे, बहुत ठंडे मौसम में पानी का जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है। तो क्या होता है? तो विस्तार। बहुत ठंडे के मौसम में पानी का विस्तार जो है जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है। आगे, सामान्य तौर पर बैटरी की क्षमता किसमें मापते हैं? तो बैटरी की क्षमता एम्पियर घंटा में मापते हैं, एम्पियर आवर मापते हैं, ठीक है। एक कार्बन माइक्रोफोन सबसे से प्रयुक्त होता है किसमें? तो टेलीफोन में। किसमें? टेलीफोन में। माइक्रोफोन एक ध्वनि से विद्युत ट्रांसड्यूसर का संवेदक होता है जो ध्वनि को विद्युतीय संकेत में निरूपित करता है। तो कौन है? टेलीफोन। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे, किसी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में घड़ी के लोलक के समतुल्य पुर्जा होता है। कौन? क्रिस्टलीय लोलक। कौची? क्रिस्टलीय दोलक, ठीक है। पूछल तारा की पूंछ दिशा सदैव होती है। तो पूछल तारा है, इसका जो दिशा होता है कहाँ होता है? तो सूर्य के दूर की ओर। पूछल तारा का जो पूंछ होता है सूर्य की दूर की ओर होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58। अल्फा कण 2 धनावेश होते हैं। अल्फा कण जो है वो 2 धनावेश होते हैं। द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होता है? तो अल्फा कण जो है हीलियम के एक परमाणु नहीं, हीलियम के, एक सेकेंड, अल्फा कण 2 धनावेश होते हैं। इसका द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होता है? तो हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के, हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर होता है, ठीक है। आगे देखेंगे, फोटोग्राफी में अस्थायी रूप से प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन है? तो फोटोग्राफी में जो है वो सोडियम थायोसल्फेट का इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 60। निम्न में से किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पाद में किया जाता है? तो किसका? निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? तो ग्लिसरॉल का। ग्लिसरॉल एक कार्बनिक यौगिक है और जिसका उपयोग विस्फोटक के रूप में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे, निम्न में से कौन सा मच्छर के प्रतिकर्षण के रूप में प्रयोग करते हैं? तो पायरेथ्रम। पायरेथ्रम यूज करते हैं, मच्छर के प्रतिकर्षण के रूप में करते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 62। कीट संवर्धन क्या है? तो कीट संवर्धन कीटों के वृद्धि के विज्ञान के बारे में पढ़ना कीट संवर्धन कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 63 देखिए, क्वेश्चन नंबर 63। तूतिया या नीला तोता CaSO4 × 5H2O, CuSO4 × 5H2O नीला थोथा बोलते हैं इसको। कॉपर सल्फेट पेंट्राहाइड्रेट,
3/4 इंटू 5H2O। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे। किस विस्फोट का नाम नोबल तेल है? किस विस्फोट का नाम नोबल तेल है? तो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन का, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन का नाम क्या है? नोबल तेल है। क्वेश्चन नंबर आगे। ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग पौधों को किस दर को मापने में करते हैं? ऑक्सीनोमीटर तो वृद्धि दर मापने में करते हैं, वृद्धि दर मापने में करते हैं, ऑक्सीनोमीटर का उपयोग करते हैं। लेकिन जब पौधे का लंबाई नापना हो, पौधे का लंबाई, तो केस्कोग्राफ, क्या चीज? केस्कोग्राफ। ऑक्सीनोमीटर वृद्धि मापने में, ठीक है। निम्न में से कवक में क्या नहीं पाया जाता है? निम्न में कवक में क्या नहीं पाया जाता है? कवक में क्या नहीं पाया जाता है? तो कवक में क्या नहीं पाया जाता है? कवक में क्या नहीं? तो ऑक्सीजन पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। कवक जो होता है उसमें पर्णहरित नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 66 जो है, पर्णहरित नामक वर्णक जो है कवक में नहीं होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब चलेंगे 67 की ओर। बायोगैस का प्रमुख अवयव क्या है? तो बायोगैस का प्रमुख अवयव जो है वो मीथेन है। मीथेन 50 से 70% जो है वो मीथेन है, ठीक है। आगे देखेंगे। लौंग एक मसाला पौधे में किस भाग से प्राप्त होता है? तो लौंग जो है वो फूल की कली होती है। लौंग क्या होता है? फूल की कली होती है। अब देखेंगे 69 नंबर, ठीक है। किसका स्थापना कब हुआ? उत्तर अटलांटिक 1949, 1949 में बेल्जियम ब्रुसेल्स, ठीक है। वार्सा संधि 55 में, क्यूबा मिसाइल संकट 61-62, एक का ए हो जाएगा, 69 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे चलते हैं 70 नंबर। निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो निम्न में से कौन सा प्रथम जनजातीय लोकसभा के अध्यक्ष थे? तो यहाँ पे ध्यान देना है, जीवी मावलंकर ऑप्शन ए, GMC बालयोगी ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर सी है मनोहर जोशी और ऑप्शन नंबर डी है PA संगमा। तो जनजातीय लोकसभा, प्रथम जनजातीय लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? PN संगमा। कौन थे? PN संगमा थे। लेकिन ध्यान देने की बात है कि जीवी मावलंकर जो थे स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। कौन थे? जीवी मावलंकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। जनजातीय लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? PA संगमा। कौन थे? PA संगमा। अब है GMG बालयोगी, ये लोकसभा के प्रथम दलित थे, अनुसूचित जाति। बालयोगी स्वतंत्र भारत के प्रथम, PM संगमा जनजातीय लोकसभा, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 को देखेंगे हम लोग। अंतरिक्ष सुरक्षा अकादमी स्थित कहाँ है? अंतरिक्ष सुरक्षा अकादमी कहाँ है? तो माउंट आबू में। कहाँ है? माउंट आबू में। आगे देखेंगे। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? तो 1929 में। विद्याचंद किसका? 1929 में सहजानंद सरस्वती, विद्याचंद नहीं, स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा किया गया था और विस्तार 1936 में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 73। किस नियम के अनुसार समान दाब पर सभी गैसों का निश्चित आयन के अणुओं का संख्या समान होती है? तो आवोगाद्रो का नियम। किसका नियम? आवोगाद्रो का नियम। आगे देखें। एक रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्ध आयु 10 दिन है, यानी अगर एक गोटा है तो इसको आधा होने में 10 दिन लग रहा है। तो इसका अभिप्राय है कि तो आधा होने में 10 दिन, लेकिन इस आधा को भी आधा होने में 10 दिन लगेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो देखिए, पदार्थ का पूर्ण विघटन 20 दिन में हो जाएगा। तो पदार्थ का पूर्ण घटन कब होगा इसका कोई अता पता नहीं है, क्या कि इसका भी आधा, इसका भी आधा, इसका भी आधा, यह प्रक्रिया बहुत लंबा चलने वाला है, ठीक है। अर्ध आयु कहने का मतलब होता है, अर्ध आयु कहने का मतलब कि इसको अपने उम्र का आधा आने में जितना दिन लगा, अब इसको भी इसने आधे आने में उतना ही टाइम लगेगा, ठीक है। तो 10 दिन यहाँ आने में लगा और 10 दिन यहाँ आने में लगा, तो 20 दिन में 1/4 भाग क्या हो गया? उड़ गया, ठीक है।
पदार्थ का पुनर्गठन 40 दिन में होगा, यह भी संभव नहीं है। पदार्थ का 3/4 भाग विघटन 20 दिन में हो जाएगा, तो आधा भाग विघटन हो गया और इसका आधा भाग विघटन हो गया, यानी यहाँ बचा आधा 10-10 20 दिन में पदार्थ का 3/4 भाग का विघटन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 75। जिन पौधों में स्पष्ट विभेदित शरीर रूपरेखाएं नहीं होती है समूह में आते हैं थॉबटे जिए, थैलोफाइटा, टेडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। लेकिन इसमें बोल रहा है कि कुछ स्पष्ट नहीं होता है, तो कौन? थैलोफाइटा। 75 का ऑप्शन नंबर सी, थैलोफाइटा। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। जनगणना के अनुसार देश का पुरुष साक्षरता दर कितना है? तो पुरुष का साक्षरता दर जो है वो 82.14% है। देश की कुल जनसंख्या 74% है। ठीक है, पुरुष की साक्षरता 82.64 है, 82.14, और महिला का साक्षरता दर 65.46 है। लेकिन जब यहीं पे देश ने देकर बिहार के देता तो बिहार का साक्षरता दर 61%, बिहार का साक्षरता दर 61%, महिला का 10 कम 51%, पुरुष के 10 ज़्यादा 71%। लेकिन जब बात दे रहा है भारत का, तो भारत का साक्षरता 74%, पुरुष में बढ़ जाता है 72%, महिला में घट जाता है 65%। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे। जलवायु परिवर्तन के क्रायोजेनिक संकेतक हैं बर्फ के चादर और बर्फ के काम, सागर स्तर में परिवर्तन, लैकस्ट्रीम जमा। तो 77 के ऑप्शन नंबर केवल ए, बर्फ के चादर और बर्फ के काम परिवर्तन क्रायोजेनिक संकेतक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर। नाटो का स्थापना कब हुआ था? तो नाटो का स्थापना 1949 में। कब? तो 4 अप्रैल 1949 में, 4 अप्रैल 1949 में। 4 अक्षर का नाटो, 4 अक्षर 1949 में। लच्छुक महाराज का संबंध किससे है? तो लच्छुक महाराज का संबंध है वो कथक से है। किससे है? लच्छू महाराज का किससे संबंध है? कथक से है। आगे है, बॉक्साइट का सर्वाधिक भंडारण कहाँ है? तो बॉक्साइट का सर्वाधिक भंडारण जो है वो गिनी में है। कहाँ है? गिनी देश में। और अगर भारत में पूछे राज्य में तो उड़ीसा में। ठीक है, कैलिफोर्निया की जलधारा किस प्रकार की समुद्री जलधारा है? तो कैलिफोर्निया है वो ठंडी जलधारा है। कैलिफोर्निया जो है वो उत्तर अमेरिका के पश्चिम घाट के साथ बहने वाली ठंडी समुद्री जलधारा है, प्रशांत महासागर का हिस्सा है। ठीक है, आगे, क्षोभ मंडल की मोटाई विषुवत रेखा में ऊपर अधिक क्यों होती है? विषुवत रेखा क्षेत्र में ऊपर अधिक होती है, विषुवत रेखा के ऊपर अधिक होती है। एक बार फिर देखेंगे, विषुवत रेखा के ऊपर मोटाई विषुवत रेखा के क्षेत्र के ऊपर अधिक होती है। क्षोभ मंडल की मोटाई विषुवत रेखा के ऊपर अधिक होती है। पृथ्वी का बल का प्रभाव कम होता है, इसलिए ऊपर अधिक होता है। ठीक है, विषुवत रेखा पर घूर्णन गति अधिक होता है। ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलेंगे। कृष्णा नदी पर श्री शैलेश बांध, कृष्णा नदी पर श्री शैलेश बांध कहाँ है? तो कृष्णा नदी 83 का ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। बिहार में स्थित शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ है? तो मायोसीन काल में। कब हुआ है? मायोसीन काल में शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। और इसी काल में भी बिहार का सबसे बड़ा ऊंचाई पर्वत सोमेश्वर श्रेणी का भी निर्माण हुआ मायोसीन काल में। कुल संचित क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत तालाबों द्वारा होता है, तो किसका? तमिलनाडु ऐसा राज्य है जिसका कुल सिंचाई का अधिकतम प्रतिशत तालाब द्वारा होता है। किसके द्वारा? तालाब द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे, तो चाय अनुसंधान केंद्र कहाँ है? चाय अनुसंधान केंद्र, कॉफी जो है कॉफी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? रबड़ कहाँ है? और रेशम अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो चाय अनुसंधान केंद्र जो है वो चाय अनुसंधान केंद्र जोरहाट में। कहाँ है? चाय अनुसंधान केंद्र जोरहाट में है। तो ऑप्शन ए और बी तो खत्म हो गया। कॉफी अनुसंधान केंद्र चिकमंगलुरु में। कहाँ है? चिकमंगलुरु में। तो दो में एक आ गया, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो चाय वाला हो गया जोरहाट में, कॉफी अनुसंधान केंद्र चिकमंगलुरु में, रबड़ अनुसंधान केंद्र, तो रबड़ अनुसंधान केंद्र कोट्टायम में,
और रेशम तो मैसूर में, रेशम मैसूर में। क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे। प्रवाल द्वीप स्थित है, प्रवाल द्वीप का उदाहरण है, तो लक्षद्वीप समूह तो प्रवाल द्वीप का उदाहरण है ही, इसके साथ साथ दक्षिण फ्लोरिडा तट और फिजी एटाल भी, इनमें से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 चलेंगे। भारत के किस क्षेत्र में कौन सा कपास अधिकतम मात्रा में उत्पादन है? तो कपास होता है गुजरात में, तो गुजरात भारत के पश्चिम और उत्तर, तो उत्तर पश्चिम और पश्चिमोत्तर भारत में, तो 88 के ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 89। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश कौन है? तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि कजाकिस्तान सबसे बड़ा है और मंगोलिया दूसरा नंबर पर है। एशिया में सबसे बड़ा कौन है? कजाकिस्तान स्थलबद्ध है, उसके बाद कौन है? मंगोलिया दूसरा नंबर पर है। तो पूछ क्या रहा है कि दूसरा में कौन? मंगोलिया। चलिए, देश कर्क रेखा से नहीं गुजरती है, तो ईरान जो है, ईरान कर्क रेखा से नहीं गुजरती है, ईरान देश जो है वो कर्क रेखा से नहीं गुजरती है। आगे मिलाना है, कौन सा ज्वालामुखी कहाँ है? ठीक है, सबनकाया, तो सबनकाया जो है वो पेरू में है। ऑप्शन नंबर 2 से ऑप्शन नंबर सी सही है। माउंट एटना इटली में है, ठीक है। कोलीमा कहाँ है? तो कोलीमा मैक्सिको में है। और मेरापी कहाँ है? इंडोनेशिया में है, ठीक है। आगे कौन सा कथन सही नहीं है? सामान्यतः गर्म जल धाराएं भूमध्य सागर के निकट उत्पन्न होती है। सामान्यतः गर्म जल धाराएं यही होती है, सामान्यतः गर्म जल धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। यह बात सही है? सही नहीं है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। गल्फ स्ट्रीम सी जल धाराएं होती है, तो गल्फ स्ट्रीम सी धाराएं नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी गलत है, ऑप्शन नंबर बी गलत के साथ ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे चलेंगे 93 की ओर। संज्ञा हिमालय की सुंदरता देखते ही बनती है। हिमालय क्या है? तो किसी पर्सनल व्यक्ति का बात कर रहा है, तो व्यक्तिवाचक, ऑप्शन नंबर बी। संयुक्त वाक्य क्या है? जिसमें आप बताएं कि आपकी समस्या क्या है। मैं तुम्हारे साथ व्यापार करना चाहता हूँ। उसने खाना खाया और सो गया, और संयुक्त वाचक है। 94 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 94 का ऑप्शन नंबर सी। कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? तो पहिया शब्द जो है वो स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। मैं उस लड़का से लंबा हूँ, शब्द में विशेषण क्या है? तो लंबाई विशेषता बता रहा है, तो लंबा। लड़के को बुलाओ, इसमें सामान्य बहुवचन क्या होगा? तो लड़कों को बुलाओ, ऑप्शन नंबर बी। धनहीन, धन से हीन, धनहीन जो है वो कौन सा हो जाएगा? धन से हीन, तत्पुरुष समास, ठीक है। ऑप्शन नंबर देखना है। हु ब्रोक द ब्रांड न्यू ट्रैफिक लाइट्स लास्ट मंडे। पूछ रहा है कि सिलेक्ट द बेस्ट एक्सप्रेशन टू गिव सेंटेंस पैसिव वॉइस। तो बाय हुम लास्ट मंडे, यानी पीछे का बात कर रहा है, तो पास्ट में चलेंगे। बाय हुम वेयर द ब्रांड न्यू ट्रैफिक लाइट्स वाज ब्रोकन, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चेंज द इनडायरेक्ट स्पीच। मेसी सेड वेयर आई यू बॉल आई हैव लॉस्ट माइन, तो मेसी आस्क्ड, ठीक है। मेसी आस्क्ड है, मेसी आस्क्ड मी, हमसे पूछा, ठीक है। सेकेंड पर्सन मी वेयर हिज बॉल वाज एंड एडेड दैट, एक सेकेंड, मेसी आस्क्ड मी वेयर माई बॉल वाज एंड एडेड दैट द ही हैड लॉस्ट हिज, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।